नाज़रीन, इजरायली थाउजेंड्स की तादाद के अंदर इवैक्यूएट कर रहे हैं और वापस यूरोप की तरफ जा रहे हैं। और पहला जो बड़ा नतीजा, पहला बड़ा जो फॉल आउट यूरोप को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि इजरायलियों ने साइप्रस के अंदर बस्तियां कायम करना शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसने यूरोप को इस वक्त हिला कर रख दिया है, और खासकर जब वो साइप्रस जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर स्टेट है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, उस साइप्रस में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हो गया है? वहां पर सबसे बड़ा मसला यह पैदा हो गया है कि इजरायलियों ने वहां पर अपनी बस्तियां जो है वो कायम करना शुरू कर दी हैं। और ये वो चीज है जो कि यूरोप किसी तौर पर नहीं चाहता था, लेकिन अब जो भी गजा के अंदर हुआ है, जो मिडल ईस्ट के अंदर हुआ है, और जो इनको खुली छूट दी गई है, उसका पहला बड़ा नतीजा, पहला बड़ा फॉल आउट जो है वो इस सूरत के अंदर निकल रहा है। तो बड़ी आप कहने के एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और अजब सूरत हाल है जो साइप्रस में पैदा हो गई है, खासकर ईरान जंग की वजह से। अब ईरान जंग की तो रुक गई है, लेकिन उसके असरात इजराइल के अंदर और इजराइल के बाहर और यूरोप में जो असरात हैं वो अभी तक आ रहे हैं। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। एक नया एस्टिमेट भी आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन साइप्रस में आप कह लें कि एक अजीब सूरत हाल, पूरा उनका मुल्क जो है वो हिल गया है और पूरा यूरोप देख रहा है कि ये तो इधर माइग्रेशन जो है वो शुरू हो गई है। ये वो चीज है जो यूरोप किसी तौर पर नहीं चाहता था, लेकिन अब वो नतीजा निकल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो इकोनॉमिक फॉल आउट भी आ रहा है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो इजरायलियों पर पड़ रहा है और उनकी जो डेली लाइफ है वो मुतासर हो रही है। ये ताजा तरीन वहां पर सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और IAEA की जो टीम है वो ईरान को लीव कर गई है। एक टीम जो है वो ईरान को लीव कर गई है, तो इस पर भी टेंशन्स बढ़ रही हैं। अच्छा, इसके साथ बड़े डिसाइडिंग जो है वो समिट्स होने जा रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है, जिसमें आसियान जो ममालिक हैं बड़े अहम तरीन और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मिनरल्स हैं और दुनिया को आप समझ नहीं सकते अगर आसियान को अगर दरमियान में ना लेकर आए। तो आसियान का समिट होने जा रहा है। यूरोपियन लीडर जो हैं वो पहुंच रहे हैं चाइना, लेकिन चाइना इस वक्त गौर कर रहा है इसको कैंसिल करने पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन था कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो चाइना पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर भी तलखी बढ़ रही है, ठीक है, और खासकर यूक्रेन जंग की वजह से तलखी बढ़ रही है। तो चाइना कैंसिल करने का जो है वो वहां पर सोच रहा है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की कॉल हुई है। ट्रंप ने इससे पहले पुतिन को कल कॉल की और ज़ेलेंस्की को जो है वो ट्रंप की जानिब से कॉल की गई है। और जर्मनी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल वो देने जा रहा है यूक्रेन को, और ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट भी वो कहीं शुरू कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। और ईरान के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जर्मनी जो है वो जंग को जो है वो बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका जो है वो डिपोर्ट करने जा रहा है बहुत सारे माइग्रेंट्स को इन साउथ सूडान, और जो डिपोर्टीज हैं उनका कोई ताल्लुक साउथ सूडान से नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वो सूडान के रहने वाले हैं, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्कों से गए लोग हैं, चाहे साउथ एशिया से गए हैं, चाहे वो अफ्रीका से गए हैं, चाहे किसी और मुल्क से गए हैं, उनको साउथ सूडान जो है वो जहां पर खाना जंगी जारी है वहां पर जो है वो उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अजब मामला वहां पर हुआ है। फिर ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल बिल था वो भी पास हो गया है, और उससे जुड़ी क्या चीजें हैं, बड़ा क्लोज मार्जिन था, सिर्फ 4 वोटों से वो बिल जो है वो पास हुआ है, सिर्फ 4 वोटों से। यानी कि उस बिल की वो पास तो हो गया है, लेकिन खूब बड़ी मेजॉरिटी के साथ, यानी आधा मुल्क जो है वो एक तरफ खड़ा है और आधा मुल्क एक तरफ खड़ा है। ये बड़ी डिवीजन जब वहां पर पैदा हो गई है। और इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो एजुकेशन और बाकी सोशल प्रोग्राम्स हैं, उनको बहुत धचका लगने जा रहा है और मिलियंस ऑफ जॉब्स इससे मुतासर हो सकती हैं। और जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है वो और ज्यादा डैमेज हो सकती है। इसमें जो मेडिकेयर और एजुकेशन और जो सोशल प्रोग्राम्स हैं वहां से पैसा निकाल कर डिफेंस के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। और इसके बारे में एक्सपर्ट्स बिल्कुल अच्छी राय नहीं रख रहे हैं। और उनके मुताबिक एक तो अमेरिका में डेफिसिट बढ़ेगा, उनका जो खसारा है जो कि कोई $5 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है वो और बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ेगा अमेरिका के ऊपर, और ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है और जो वर्किंग क्लास है और जो मिडिल क्लास है वो और ज्यादा मुतासर होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सारी अब जो जंग है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की जो रिच हैं उन्हीं के साथ तो जारी है। न्यूयॉर्क के अंदर हम जो 2 चीजों के ऊपर इलेक्शन देख रहे हैं, एक फिलिस्तीन और दूसरा जो वर्किंग क्लास है,
वो वर्किंग क्लास को जो है वो मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अमीरों के ऊपर टैक्स लगाऊंगा और अमीरों से टैक्स ज्यादा लगाकर गरीबों में तकसीम करूंगा। यही तो उनकी कैंपेन है। और साथ फलस्तीन, तो ये दो सबसे बड़ी हमें मेजर चीजें वहां पर नजर आ रही हैं। तो इससे जो वर्किंग और मिडिल क्लास है वो और ज्यादा मुतासर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर भी डिवीजन बहुत ज्यादा है और बाकायदा वहां पर डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस बिल को लेकर इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब नाज़रीन, जो गजा में जो जुल्म हुआ है, जो सारी मोरालिटी को यहां पर दफन किया गया है और उसके नतायज तो बिलाखिर आना थे, आएंगे, हर सूरत आएंगे। जहां जहां पर भी इस तरह का जुल्म होता है उसके नतायज नाज़रीन आते हैं और उसका फॉल आउट आता है। और गजा में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेनोसाइड हुई है और इसका जो फॉल आउट है वो हर सूरत के अंदर वो आकर रहेगा। और उसका पहला नतीजा जो है वो साइप्रस में देख रहे हैं। यूरोपियंस जो है ना वो इनको पसंद नहीं करते हैं, ये बात तारीख में नोट कर लें। पहले भी हम इसके ऊपर मुख्तसर बात कर चुके हैं। यूरोपियंस इनको पसंद नहीं करते हैं और ये तारीख है। और इन सेंचुरीज, पिछली जो सदियां हैं उसमें इनकी तो वहां पर ये अच्छे हालात में वहां पर नहीं थे। और अगर आप देखें तो हमेशा इनको प्रोटेक्शन जो है वो इधर वाली साइड से मिली है। वहां तो इनके साथ बहुत बुरा होता रहा है, कई सदियों तक इनके साथ ये वहां पर होता रहा है। तो यूरोपियंस जो हैं वो इनसे बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते, वो इनसे तंग थे, ठीक है। और आपको पता है ना, पोप जो है, पोप इजरायली स्टेट के खिलाफ है। पोप इजरायली स्टेट को नहीं मानता है, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो इनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इजरायली लॉबी है, उसने सिस्टम को जकड़ा हुआ है। तो यूरोपियंस की जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि ये कभी वापस ना आए, बस ये उधर ही रहें, इनकी रिवर्स माइग्रेशन ना हो। लेकिन ये यूरोपियंस का घमंड था, उनकी गफलत थी और एक गलत फहमी थी कि अगर आप उनको वहां पर कह रहे हैं कि वो वहीं पर रहें, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो माइनॉरिटी में होकर वहां पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हों और उसका नतीजा ना आए, वो उसके उल्टे रिजल्ट्स ना आए। तो वो तो आने थे। तो उसका पहला बड़ा जो रिजल्ट है वो हम साइप्रस के अंदर देख रहे हैं। साइप्रस में थाउजेंड्स ऑफ इवैक्यूएशन हुई है, माइग्रेशन हुई है और अभी भी मजीद इजरायली वहां पर जा रहे हैं। इसराइल से अभी भी इजरायली निकल रहे हैं और साइप्रस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और साइप्रस जो यूरोपीय यूनियन, ये बात ध्यान में रखें कि साइप्रस जो है वो यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट है, ठीक है ना। तो साइप्रस में इन्होंने जमीन खरीदना शुरू कर दी है, लैंड जो है वो खरीदना शुरू कर दी है। और होता है एक घर दो घर, ये नहीं, बड़े मैसिव स्केल के ऊपर जमीन खरीदना शुरू कर दी है। उनका पूरा मुल्क हिल गया है कि यहां पर हो क्या रहा है। और वो ज्यादा कंसर्न इस हवाले से हैं कि जो कुछ फलस्तीन में, जैसे जब ये फलस्तीन में आए हैं पिछली सेंचुरी के अंदर, तो आकर इन्होंने सबसे पहले कोई जमीनें छीनी नहीं है, जमीनें आकर खरीदी हैं। वो तो फलस्तीनियों को अंदाजा नहीं था कि ये असल प्रोजेक्ट यहां पर है क्या, ठीक है ना। वो तो पूरा सोच कर आए थे कि हम यहां पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आकर वहां पर जमीनें खरीदी थी। तो अब ये बड़े मैसिव स्केल के ऊपर साइप्रस के अंदर जब वो जमीनें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बाकी जो कमर्शियल एरियाज हैं वो ये खरीद रहे हैं। अच्छा, फिर जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग वहां के लोगों के लिए है वो ये कि ये जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वो उनके लिए बहुत कंसर्निंग, यानी ये अपनी बस्तियां वहां पर काम कर रहे हैं। एक होता है कि आप गए किसी हाउसिंग सोसाइटी में, आपने कोई एक घर खरीद लिया या चार लोगों ने मिलकर कोई घर खरीद लिया। जैसे आप देखें ना, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं यूरोप में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, क्या वहां पर उनको कोई कंसर्न होता है? नहीं। लेकिन यहां पर मसला क्या है, ये प्रॉपर जो है वो वहां पर बस्तियां काम कर रहे हैं, यानी इन्हीं की हाउसिंग सोसाइटीज है। इस तरह से ये खरीद रहे हैं, जमीन के सारे घर इन्हीं के होंगे, वहां पर हॉस्पिटल भी इनका होगा, वहां पर स्कूल्स भी इनके होंगे, यानी वो क्लोज कम्युनिटीज बना रहे हैं। ये जैसे यहां पर कोई सेटलमेंट्स नहीं बनाते भाई, सारे यही है और सारा स्कूल्स, हेल्थ और वो सारा अंदर ही है। और वैसे इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, और मैं मुख्तसरन आपके सामने रखूं इस बात को समझने के लिए, वो भी यही है। मिसाल के तौर पे अगर इनमें से कोई रियल स्टेट का काम करता है, ठीक है, तो उसने जमीन खरीदी, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या करेगा कि वो अपने ही लोगों की, किसी दूसरी कौम की, किसी दूसरे मजहब की वो कंपनी को नहीं बुलाएगा, अपनी ही कंपनी किसी दूसरे साथी की, यानी अपने मजहब की किसी दूसरे की कंपनी को बुलाएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो मुलाजमीन होंगे वो भी इनके मजहब के होंगे। ये इनका एक क्लोज सर्कल है, बिजनेस मॉडल है।
इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो एक दूसरे में करते हैं। इस तरह से इनकी वेल्थ जो है वो सेंचुरीज में जो है वो आगे बढ़ी है। यानी ये जो भी करते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। फिर वो जो कंपनीज हैं और इनमें से हर जो है वो चैरिटी भी करता है, ठीक है ना। और चैरिटी कहां पर इस्तेमाल होती है, वो भी इन्हीं के स्कूल्स और इन्हीं के इदारों में वहां पर इस्तेमाल होती है। तो इसलिए ये अपने अपने साथ एक दूसरे के साथ यानी बिजनेस करते हैं ताकि प्रॉफिट एक दूसरे के अंदर ही शेयर हो। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंपनी के अंदर जो वर्कर्स हैं वो भी सारे इन्हीं के लोग होंगे। तो सिर्फ समझाने का मकसद यह है कि इस तरह से ये साइप्रस में जाकर ये नहीं कि एक शहर में किसी एक जगह पर जाकर कोई एक घर ले लिया, 2 ले लिए, मतलब हर कोई बिखरे हुए हैं कि अपनी मर्जी से वो घर खरीद, नहीं, कोऑर्डिनेटेड अंदाज में। जैसे ये फिलिस्तीन में आया था ना, कोऑर्डिनेटेड अंदाज में कि भाई पीछे से उनको भेजा गया था कि भाई ये घर जब यहां पर खरीद रहे हैं, पहले खरीद रहे हैं फिर, तो अब ये कोऑर्डिनेटेड अंदाज में कर रहे हैं कि क्लोज अपनी कम्युनिटीज कायम कर रहे हैं। अब उनके पास राइट तो है भाई, जमीन तो खरीदी जा सकती है, ठीक है ना, कानून के मुताबिक जमीन तो खरीदी जा सकती है, लेकिन कोई और कौम वो ऐसे करती नहीं है। लेकिन ये कर रहे हैं और साइप्रस में कर रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। और यूरोपियंस का सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि ये कभी वापस ना आए। तो अब ये इनका पहला बहुत बड़ा नतीजा, यानी मैं आपके सामने हेडलाइंस रखूंगा, पूरा साइप्रस हिला हुआ है और उसके साथ आगे यूरोप भी हिल रहा है। वो भी देख, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है ना, तो यूरोप भी हिला हुआ है कि भाई ये तो वही सिलसिला शुरू हो गया जो हम नहीं चाहते थे, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, उन स्ट्रेटेजिक साइट्स के करीब जाकर लैंड खरीद रहे हैं। तो वहां पर ये बड़ा इशू हो गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से, कि ये साइप्रस को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और उसको जकड़ लेंगे और यहां पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब हासिल कर लेंगे। साइप्रस स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां पर इनके जहाज भी खड़े रहते हैं और बर्तानिया की बेसिस भी वहां पर हैं। तो साइप्रस काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हेडलाइंस देखिए, रियल स्टेट और टेक ओवर, रियल स्टेट और टेक ओवर, इजरायली परचेजेस साउंड अलार्म इन साइप्रस। आप जरा अंदाजा करें, ऐसे कब होता है कि एक पूरा मुल्क जब वो हिल कर रह गया, मतलब ऐसी इतनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है और इस पैटर्न के तहत खरीदी जा रही है कि पीछे पूरे मुनज्जम अंदाज के अंदर कि पूरा साइप्रस इस वक्त हिला हुआ है। तो वो कह रहे हैं ये टेक ओवर कर रहे हैं साइप्रस को या ये रियल स्टेट खरीद रहे हैं। इजरायली जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ग्रो अक्रॉस साइप्रस, टेंशंस माउंट ओवर सुवरेनिटी। अब वहां पर यह सवाल उठ गए कि हमारी सुवरेनिटी खतरे में आ गई है। ट्रांसपेरेंसी एंड द ब्लर्ड लाइंस बिटवीन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये कोई इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो रही है या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, यानी पूरे साइप्रस को जब जकड़ लिया जाए। अ शार्प राइज इन द रियल स्टेट एक्विजिशन अक्रॉस साइप्रस, ग्रोइंग कंसर्न ओवर द नेशनल सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। पॉलिटिकल डिबेट जब वहां पर इंटेंसिफाई हो गई है और उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है वहां की जो नेशनल पार्टीज हैं, और आगे से इजरायली ये कह रहे हैं उनको एंटी सेमाइट एक्यूज कर दिया है, जो कि इजराइल का एक पुराना तरीका है कि वो फलस्तीनियों को भी चुप कर, कोई भी अगर बात करता है कि गजा में जेनोसाइड हो रही तो वो कहते हैं ये एंटी सेमाइट है। तो ये उनका एक पुराना तरीकाकार है टू साइलेंट लिजिटिमेट स्क्रूटनी। लिजिटिमेट जो क्वेश्चन है उसको भी साइलेंट करवाने के लिए वो एंटी सेमाइट है। अब वो जो साइप्रस के लोग हैं और जो वहां की नेशनल पार्टीज हैं, वो मतलब एक हलचल शुरू हो गई है और आगे से इजरायली कह रहे हैं ये तो बड़े एंटी सेमाइट है, ठीक है, उनको उसके साथ चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न वहां पर पैदा हो गया, साइप्रस में नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न पैदा हो गया। अब ये वही साइप्रस है जो यहां इजराइल की मदद कर रहा था। इस जेनोसाइड के अंदर साइप्रस से सामान आता रहा है, मिलिट्री सपोर्ट आती रही है, एवरीथिंग जो है ना वो साइप्रस से होती रही है। अब ले ले मजा। देखें, एक सादा सा उसूल है, आप बुराई दूसरे की तरफ धकेलते हैं, वो घूमकर आपकी तरफ आती है। अब साइप्रस जो है वो थ्रू आउट द वॉर, ये बरतानवी त्यारे यहां से उड़ते हैं, इजराइल को मदद देते हैं। ईरान पर जब बॉम्बिंग हो रही थी तो बरतानवी त्यारे साइप्रस से उड़ रहे थे और एयर फ्यूलिंग दे रहे थे, और रूटीन में साइप्रस से ये जंगी मदद कार्गो त्यारे यहां रूटीन से उड़ते हैं। मतलब साइप्रस मुकम्मल तौर पर ये इजराइल की सारी जोन में शामिल रहा है। साइप्रस की जो गवर्नमेंट है, लोग तो वहां पर प्रोटेस्ट करते रहे। अब जरा उसका नतीजा देख लें।
भाई जंग देखे, मिडिल ईस्ट में जंगें छेड़ी हैं और उर्दगान ने यही बात की थी ड्यूरिंग द ईरान वॉर के रेफ्यूजीज के सैलाब के लिए तैयार हो जाओ। तो एक तो रेफ्यूजीज आएंगे मिडिल ईस्ट के और अफ्रीका के, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा तो ये खुद अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है ना, यानी वो रिजल्ट आ गया है। अच्छा जी, साथ वो लैंड परचेज कर रहे हैं सेंसिटिव साइट्स के गिर्द जो है, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मुनज्जम अंदाज में, ये उनको सबसे बड़ा खतरा है। टू इस्टेब्लिश क्लोज कम्युनिटीज, ज़ायनिस्ट स्कूल्स होंगे वहां पर, एंड इन्फ्लुएंस ओवर की इकोनॉमिक सेक्टर्स। देखें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे हासिल होता है, पहले आप इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं वहां पर जाकर। देखें पैसा तो इनके पास है, और फिलिस्तीन में भी सबसे पहले आकर इन्होंने पैसा ही तो इस्तेमाल किया था, और फिलिस्तीनी इसको समझ नहीं सके। भाई 10 रुपए की जमीन थी तो उन्होंने कहा कि मैं 50 दूंगा। अब उनको क्या पता था कि ये क्या पीछे मकसद लेकर आए हुए हैं, क्या इनके शैतानी मंसूबे हैं। तो वो की जो इकोनॉमिक सेक्टर है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा ना उनके पास, जैसे उन्होंने बाकी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है। और वो वहां पर पार्टीज चीख रही हैं कि अगर हमने फौरी अभी एक्शन ना लिया, अब ये लाइन सुनिएगा, वी विल फाइंड दिस कंट्री इज नो लॉन्गर आवर्स, अर्जिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये उनकी जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है उसका सरबराह कह रहा है कि अगर आज हमने एक्शन ना लिया, हमें अंदाजा हो जाएगा आने वाले दिनों में कि अब ये मुल्क हमारा मुल्क नहीं रहा। देखिए हम किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं जो बस ऐसे ही है, हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, यानी यूरोप में वो पहुंच गए हैं, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है। तो उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसका सरबराह कह रहा है कि अगर अभी गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके कोई लॉज ना बनाए, उनको ना रोका, तो भाई ये मुल्क भी हमारे हाथ से जाएगा। ये अब ले ले मजा, ठीक है ना, अब ये इसका नतीजा आ गया। और इसके अलावा वहां पर ये पैरेलल्स ड्रा किए जा रहे हैं कि जब ये फिलिस्तीन आए थे वहां पर इन्होंने कैसे ऑक्यूपाई किया लैंड्स को, इसी तरह से पहले खरीदा, ये बाकायदा वहां पर पैरेलल्स ड्रा किए जा रहे हैं। नेशनल लेवल के ऊपर डिबेट हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, खास तौर पर टिकटॉक वहां पर भरी पड़ी है, ठीक है ना। और इसको फिर वो आगे से कह रहे हैं नहीं ये तो एंटीसेमेटिक है, ये सारा सिलसिला वहां पर चल रहा है। पैटर्न्स ऑफ अनरेगुलेटेड लैंड एक्विजिशन, ठीक है ना, अनरेगुलेटेड तरीके से वो लैंड एक्वायर करते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये पहला नतीजा है, और ये मजीद जंगों को यहां पर फ्यूल करेंगे मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट तो मुतासर होगा, मिडिल ईस्ट के बाद जो सबसे ज्यादा मुतासर होगा वो खुद यूरोप है। तो यूरोपियंस जो है वो देख लें कि साइप्रस में ये काम जो है शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये है कि मैसिव इकोनॉमिक फॉल आउट इजरायलियों के ऊपर आ रहा है। आज ताजा रिपोर्ट आई है, इजराइल फेसेस मैसिव इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम इट्स वॉर ऑन ईरान। अब आप जरा अंदाजा करें, पहले दिन जो एस्टिमेट बताया गया कितना था, 1.3 बिलियन डॉलर्स। आज का एस्टिमेट कितना है, 14 बिलियन डॉलर्स इन 12 डेज। 14 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट आज वो बता रहे हैं, और ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे भी डबल हो सकता है, क्योंकि रोजाना इनका 700, 600, 700, 800 मिलियन डॉलर्स तो है वो सिर्फ रॉकेट्स को और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में खर्च हो रहा था, ठीक है। तो ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 14 बिलियन डॉलर्स तक आज वो आ गए हैं, ये इन्होंने 12 दिनों में हासिल किया। तो जो गजा की जारियत है उससे उस पर बहुत ज्यादा इनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और अब ये इससे, अब जरा देखिए, ये उनके आम इजरायलियों की अब जिंदगियों को मुतासर करना शुरू हो गया है, क्योंकि वो पैसे निकाल रहे हैं ना, वो पैसे बाकी सेक्टर से निकाल कर डिफेंस में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेंसरशिप इसके ऊपर बाकायदा लगा दी गई है कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट ना करे एस्केलेटिंग कंपनसेशन क्लेम्स। बस ये इनका ये तरीकाकार है, ये बस सेंसरशिप लगा देते हैं। असल में ये है कि इनको जोर की चपेटें पड़ी हैं, और ना ये कभी बहादुर और दिलेर थे। जो अरबों से इन्होंने जंगें जीती हैं वो कभी तारीख उठाकर पढ़ लें, उसमें अरबों के जानिब से कोई मुनज़्ज़म तरीके से लड़े ही नहीं है, और इन्होंने इस बात को कैलकुलेट ही नहीं किया कि हम ये पुराना असलहा उठाकर जब वो उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, और आगे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिनके पास वो असलहा है जो उन्होंने आलमी जंगें लड़ी हैं, ठीक है ना, और आपके पास दूसरी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है और ना कोई मुनज़्ज़म आपके पास। तो बस ऐसे ही इन्होंने जो जंगें की हैं, तो ये ना कोई दिलेर थे ना बहादुर थे। अब आप देखिए सेंसरशिप लगा रहे हैं, इनको अब चपेटें पड़ी हैं, यहां पर खूब इनकी धुलाई हुई है। अब हो क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर कंपनसेशन क्लेम्स बढ़ रहे हैं।
यानी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 कंपनसेशन क्लेम से कि हमारा घर, हमारी बिल्डिंग, हमारा ये गाड़ी, ये डैमेज हुआ है, 50,000। अब वो कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हैं और वो उसको सेंसर कर रहे हैं कि ये हो सकता है वो आप आज 60-70 हजार तक पहुंच गए हो, ठीक है ना, तो वो उसको सेंसर कर रहे हैं। और फिर अनचेक्ड जो डिफेंस स्पेंडिंग है उससे बड़ा मसला आ रहा है कि पैसा वहां पर जा रहा है। एंड लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिस्क पैदा हो गया कि ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो सकती है या नहीं आफ्टर द 12-day वॉर ऑन ईरान। तो $14 बिलियन का अब ये आज एस्टीमेट सामने आया है। द वॉर डिलीवर्ड अ मेजर ब्लो टू इजराइल टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड थ्रेटन्स ब्रॉडर बजटरी स्टेबिलिटी। मतलब उनकी पूरी इकोनॉमी हिल गई है, ठीक है, और वो इसको सेंसर कर रहे हैं कि ज्यादा खौफ नीचे ना फैले। इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट रीबिल्डिंग डैमेज्ड बिल्डिंग्स। अब ये सिर्फ नहीं है कि हम बिल्डिंग्स को जो डैमेज है, डिस्ट्रॉयड है, उनको दोबारा से रीबिल्ड करें। इट्स अबाउट रीबिल्डिंग इकोनॉमी। अब वक्त है कि हम जंग रोकें और इकोनॉमी को रीबिल्ड करें। द डेली लाइफ ड्यूरिंग द वॉर नियरली इम्पॉसिबल ड्यू टू द कॉन्स्टेंट सायरन्स, रॉकेट फायर, डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैजुअलिटीज। खासकर ईरान जंग में तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल डेली लाइफ जब मुतासर हो गई थी और आज भी सायरन्स बज रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक यानी कि बहुत बड़ा। देखें बात पता है क्या होती है, ये जो आइडियोलॉजीज होती है ना, ये बड़े बड़े ताकतवरों को जो ना उनको शिकस्त दिलवा देती हैं। वो एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं कि भाई हमने ये यहां पर करना है, ये टेंपल बनाना है, ये कर, ठीक है ना, तो इस आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। वो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनको लगता है गजा पर, वेस्ट बैंक पर कब्जा करके वो इससे आगे बढ़ जाएंगे। वो इसके नतायज नहीं देख रहे, वो कह रहे नहीं, इस आइडियोलॉजी को पूरा करना ही हमारा मकसद है। हालांकि इनके जो ज़ानिस्ट लीडर्स हैं वो उस वक्त साइबेरिया में भी देख रहे थे, अर्जेंटाइन में भी देख रहे थे कि हम वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इंतहा पसंद बाद में आए हैं, तो इन्होंने वो सारा कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आइडियोलॉजीज के ऊपर जो भी नेशंस इस तरह से आगे बढ़ती हैं और जुल्म की हदें पार कर देती हैं, फिर उसके बहुत ही बुरे नताइज निकलते हैं। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया और रशिया की जो मुलाकात वहां पर हो रही है उसकी स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं रशिया और सऊदी अरेबिया ऑन द सेम पेज ओवर गाजा सीज फायर एंड ईरान डिप्लोमेसी। ईरान और गजा के ऊपर हम सेम पेज के ऊपर हैं। मॉस्को एंड रियाद स्ट्रेस द नीड टू एंड द वॉर इन गाजा, सपोर्ट अ पैलेस्टीनियन स्टेट। दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट वो कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत, गजा की जंगबंदी एंड प्रमोट डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्शन ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फाइल। ईरान पर हमला नहीं बल्कि जो डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाया जाए। और IAEA, ठीक है ना, उसकी टीम लीव कर गई है ईरान को, ये एक बड़ा वाकया है। अब वेस्ट से इसका मजीद वो गुस्सा निकालेंगे, लेकिन ईरान जो है वो यानी कि अग्रेसिव इक़दाम जो है वो आगे बढ़ा रहा है। तो अमेरिका ने बहरहाल अपने आप को मुश्किल पोजीशन में डाला है, क्योंकि इससे पहले एक था कि अमेरिका हमला कर देगा, अब उसने हमला कर दिया है। तो और ये दुनिया ने देखा है, ईरान ने इसको ऑब्जर्व किया है कि वो एक लंबी जंग से डर रहा है। अमेरिका जो है ना, ट्रम्प जो है वो लंबी जंग से जो है वो डर रहा है, तो वो अब इक़दाम जो है वो उठा रहे हैं। तो ट्रम्प का ये एक मिसकैलकुलेशन थी और एक बेवकूफ़ी थी जो साबित हो रही है। अच्छा, अब बड़े वाकयात हो रहे हैं। एक तो ब्रिक्स की जो नाज़रीन मीटिंग होने जा रही है अगले 48 घंटों में, 6 जुलाई से ये मीटिंग जो है शुरू हो रही है। ये समिट हो रहा है बेसिकली, और ये ब्राजील के अंदर हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट, जिसमें आसियान के मुल्क जो है शरीक हो रहे हैं, और थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ये जो ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा वाकया होगा, ठीक है। आसियान इसमें शामिल हो रहे हैं, और यानी अगले ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि ब्रिक्स का समिट वहां पर हो रहा है। तो ब्रिक्स क्या मजीद अनाउंस करती है। आसियान के जो ममालिक हैं वो ब्रिक्स के समिट से फारिग होंगे, तो वो आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात, उनकी जो मीटिंग है वो आसियान कंट्री किसी में होने जा रही है, या 58th मीटिंग ये होगी, ठीक है ना। यानी वो इधर से फारिग होंगे तो उनकी अपनी जो समिट है वो होने जा रहा है आसियान के मुल्कों का। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने इसमें शरीक होना था, लेकिन बहरहाल वो दौरा कैंसिल हो गया। साउथ कोरिया जापान का भी कैंसिल हो गया, और वहां पर अनसर्टेनिटी है साउथ कोरिया जापान में कि ये क्या हुआ है। यानी यहां पर मुलाकातें हो रही हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब जो है वो कह रहे हैं मैं तो मिडिल ईस्ट को देखूंगा, और ये दुनिया बहरहाल अपने फैसले कर रही है। चाइना के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाइना में यूरोपियन लीडर्स आ रहे थे, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट 3 दिन का ये समिट होने जा रहा था, लेकिन
काफी टेंशन हो रही हैं चाइना और यूरोप के दरमियान, यूरोपीय यूनियन के दरमियान। तो अब चाइना 2 दिन को कट कर रहा है, सिर्फ 1 दिन की मुलाकात होगी और जो 2 दिन है उसमें ज्यादा फोकस इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर होना था। पहले दिन जरा स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं, यूक्रेन जंग है, आगे पीछे ये डिस्कस होने थे, तो वो 2 दिन जो है वो चाइना उसको कैंसिल करने के ऊपर जो है वो कंसीडर कर रहा है। ये एक बड़ा वाकया है, यानी चाइना यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है लेकिन वो खुद ही उस समिट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना पॉइज्ड टू स्केल बैक समिट विद ईयू इन लेटेस्ट साइन ऑफ स्ट्रेन, यानी वो टेंशन जो है। और इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपीय यूनियन है उन्होंने जनाब 24 जुलाई को प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी थी, फिर यहां से उन्होंने जो है वो 2 दिन के समिट के अंदर जो है वो चाइना ही में वहां पर शिरकत करनी थी, यानी 24 को ये मुलाकात थी, 25 और 26 को एक बिजनेस समिट हो रहा था, उसमें वो शरीक हो रही थी। तो वो पहले दिन बस मुलाकात होगी, स्ट्रेटेजिक मामलात होंगे, आगे जो बिजनेस समिट इन 3 दिनों में था वो कैंसिल किया जा रहा है, सिर्फ पहले दिन मुलाकातें होंगी। और कैंसल द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिप विच वाज द बिजनेस पार्ट ऑफ द ट्रिप, ठीक है ना, जो बिजनेस से मुतालिक चीजें होनी थी। हालांकि चाइना ये चाहता है लेकिन वो टेंशंस काफी यहां पर बढ़ गई हैं। रिलेशंस बिटवीन ब्रसल्स एंड बीजिंग, यानी यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स और बीजिंग के दरमियान जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गए हैं, यानी टेंशंस बढ़ रही हैं बाय लॉन्ग स्टैंडिंग डिसएग्रीमेंट्स ओवर यूक्रेन एंड चाइनीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यूक्रेन और खासकर मतलब यूक्रेन चूंकि वो सपोर्ट चाइना और वो सारा, इसकी वजह से यहां पर काफी टेंशन हुई है। तो बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।